चलो यार बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग। आ जाओ, ध्यान देना बेटा। CAFM, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये सेकेंड लेक्चर है, राइट। कुछ बच्चों ने दिसंबर में पढ़े होंगे ना, 10-12 लेक्चर्स आपने पढ़े होंगे। जो बच्चा ये लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा है, रोहित ये लेक्चर ले लेना बेटा, सारे लेक्चर ड्राइव पे अपलोड करने बोलना है यहाँ से कल से जो है। जो बच्चों ने दिसंबर मंथ में पढ़ा होगा या जो भी बच्चे लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, बड़ा सिंपल सा मैं बात बोल रहा हूँ, कल से जो मैंने स्टार्ट किया वहां से 0 से देखना। सर दिसंबर मंथ में जो 10-12 लेक्चर ले रखे थे वो ऑलरेडी हमारे ड्राइव पे पड़े हैं, कुछ नहीं करना है बेटा उसका, है ना। वो 10-12 लेक्चर बोनस है। ये आज का हमारा CAFM का सेकेंड लेक्चर है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कल हमारा जीवन का पहला लेक्चर था, आज हमारा दूसरा लेक्चर। इसके पहले का आपने कुछ नहीं देखा होगा तो भी चलेगा, अपलोड। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक स्टार्ट किया था, आप सभी को अगर याद आ रहा होगा तो। आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड। बच्चों प्लीज ध्यान देना, मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को मैं क्या बोलूंगा प्यार से, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हमें क्या करना है बेटा, रिकॉर्डिंग करना है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन से रूल यूज करना है, डेबिट क्रेडिट के। अभी तक हमने रूल देखे हैं क्या, नो बेटा। सब लोग प्लीज ध्यान देना, बस ये समझ में आ गया ना तो आपको आगे आने वाले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 4 टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों के लिए एंट्रीज बहुत सिंपल हो जाएगी। और अगर यहाँ ध्यान नहीं दिया तो पक्के में आप आगे जाकर के बोलोगे कि अकाउंट टफ है और मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता, है ना। उसके पीछे की वजह क्या रहेगी, अगर किसी बच्चे ने बेसिक में ध्यान नहीं दिया तो उसको डिबेंचर और शेयर कैपिटल समझ में नहीं आएगा। और शेयर कैपिटल समझ में नहीं आया तो वो सबसे पहले इंस्टीट्यूट को गाली मारेगा, फिर टीचर को गाली मारेगा और वो अपने आप को सेव कर देगा। मैं पहले बता देता हूँ मेरा ड्रॉबैक क्या है। तो अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो शेयर कैपिटल डिबेंचर समझ में नहीं आएगा, और यहाँ पे ध्यान दे दिया तो आप बोलोगे कि नहीं बॉस, अकाउंट्स में मास्टर भगवान है। भगवान वगैरह कुछ नहीं है, बस बेसिक अगर आपको समझ में आया तो एंट्रीज आपको आसानी से आ जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो नंबर्स अगर नहीं, नंबर से नफरत है तो मैथ्स अच्छा लगेगा क्या, बस वैसे ही समझो ये अपने लिए बेसिक है पूरा। इसके बगैर आने वाले 4 टॉपिक की एंट्रीज नहीं होगी। आ जाओ आगे ध्यान देना। सिस्टमेटिक वे में मतलब कैसे रिकॉर्ड करना है, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। जो आप लोग सब्जी और पान वाले का अकाउंटिंग देखते हो, क्या वो डेबिट क्रेडिट का रूल यूज करते हैं क्या, नो। वो तो बस अनसिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। और आपने अगर एक चीज देखी होगी, आप भी ये स्टूडेंट लाइफ में, सारे बच्चे बेटा प्लीज ध्यान देना। ये साहब बेटा गुड मॉर्निंग। ऑब्लोंग रजिस्टर दिखा दो एक बार। ये A4 साइज का रजिस्टर रहता है, 200-250 पेज का भी ले सकते हो। दुकानदार को बोला कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए रजिस्टर चाहिए तो भी वो दे देगा। A4 साइज का पेज या इससे बड़ा पेज भी चलेगा, लीगल साइज के पेज का भी रजिस्टर चलेगा, बस वो छोटी वाली नोटबुक मत यूज करना, है ना। आ जाओ, देखो ध्यान देना। तो हाँ, अभी मैं क्या बोल रहा था, आप लोग भी जो पॉकेट मनी का हिसाब किताब रखते हो, आप लोग सिर्फ क्या लिखते हो, किसी से कितना लेना है तो वो लिख लेते हो, किसी को कितना देना है तो वो लिख लेते हो, और आपके पास में बैलेंस कितना बचा है वो लिख लेते हो, बस इतना ही लिखते हो ना। आप लोग कोई डेबिट क्रेडिट का रूल यूज नहीं करते, ना ही आप लोग लेजर्स बनाते हो, ना ही आप फाइनल अकाउंट बनाते हो। बस आप इतना लिखते हो कि किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बचा हुआ आपका खर्चा हो गया, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो हमें ये अनसिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग नहीं करना है। बच्चों में एक बार आपको फिर से बता दूं, हिसाब की क्लास चल रही है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अकाउंटिंग का मतलब देखा था, किसकी अकाउंटिंग करते हैं ये देखा था। किसकी करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। वन मोर टाइम, किसकी करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे जाके हम लोग जब फुल फ्लेज क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आधे आधे पेज के क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इंग्लिश में, कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य ऐसे लिखे रहेंगे और बच्चा मुझे बोलेगा सर इसका एंट्री क्या होगी। तब मैं आपको ये आज का दिन याद दिलवाऊंगा कि हम लोग अकाउंटिंग किसकी करते हैं, तो सबने बोलना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जहां पे मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज हुआ तो ही वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहेगा। उस इंफॉर्मेशन में अगर मनी और मनीज वर्थ में कोई लेन देन नहीं हो रहा है बिटवीन 2 पार्टी और बिटवीन 2 पर्सन और बिटवीन 2 अकाउंट, तो उसकी अकाउंटिंग होगी क्या, नो।
ये बात समझ में आ रही है सभी को? क्योंकि क्वेश्चन में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है, सभी का थोड़ी ना अकाउंटिंग करना है। बच्चा वहां पे थोड़ा सा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा बोलता है सर अब इसका क्या करना। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको अमाउंट दिया ही नहीं है, बस इतना बोला है ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसकी अकाउंटिंग होगी क्या? नो। एक एम्प्लॉय को कंपनी में जॉब, एक जैसे मान लो अपने यस एकेडमी के अंदर में एक इंटरव्यू लिया कल, एक लड़के का फाइनल किया जॉब 12,000 रुपए पर मंथ से, इसका अकाउंटिंग होगा क्या? नो। कब अकाउंटिंग होगा? जब एक महीना खत्म हो जाएगा, जब उसकी सैलरी ड्यू होगी तब अकाउंटिंग करेंगे। ये तो अभी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। उसने आया, इंटरव्यू दिया और मैंने फाइनलाइज कर लिया, अकाउंटिंग अभी नहीं होगा। अकाउंटिंग कब होगा? जब वो एक महीना काम कर लेगा, जब पैसा देना बाकी रहेगा, जब ड्यू हो जाएगा, तब अकाउंटिंग होगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग किसकी होती है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो हम लोग उसी सिनारियो का क्या करते हैं? अकाउंटिंग। बाकी और किसी भी चीज का अकाउंटिंग नहीं हो। ये बात क्लियर है? अकाउंटिंग क्यों करते हैं हमने देख लिया है, वजह है प्रॉफिट लॉस कितना हुआ धंधे में, इनकम एक्सपेंस कितने, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बिजनेस की औकात क्या है, और डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी। एसेट का मतलब देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, और कैन आई से रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ऐसे रिसोर्सेज जिसका बिजनेस को फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, उन रिसोर्सेज को मैं प्यार से क्या बोलूंगा? ए तिलकधारी, इधर ध्यान देना मुन्ना, तो देख के स्माइल कर रहा है, कौन है? यहां ध्यान दे। एसेट का मतलब बता। रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, हर वो रिसोर्सेस जिसका बिजनेस को फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, उन रिसोर्सेस को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एसेट। यस और नो? जैसे कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब क्या है? एसेट्स। उसके बाद लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल लिखो लाइबिलिटीज के फटाफट से, यहां तक लिखा हुआ था ना सभी ने? सब लोग ध्यान देना बेटा, लिखो बेटा। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, सबसे पहला एग्जांपल लिखो, बैंक लोन, या फिर ऐसा लिखो एनी अमाउंट, इसमें सभी आ जाएगा, एनी अमाउंट पेबल टू थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी बाहर वाले को किसी को देना है तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कि वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, और जिस किसी को देना है बाहर वाले को, वो कौन है? थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी क्यों बोला? अरे बाबा, एक है बिजनेस, एक हूं मैं, ये बिजनेस का ओनर, और मुझे ये इसको पैसे देने हैं, तो ये कौन हो गई? थर्ड पार्टी। ये सुनो, थर्ड पार्टी यानी किसी बाहर वाले को जो देना है, तो सब क्या हो गया मेरे लिए बेटा? फिनेंशियल ऑब्लिगेशन। और लाइबिलिटी बोल सकता हूं प्यार से, है ना? एनी अमाउंट पेएबल टू एनी थर्ड पार्टी, और एनी अमाउंट पेएबल किसी थर्ड पार्टी को देना है, या मुझे अगर किसी को मनी और मनीज वर्थ में कुछ देना है, तो मेरे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी। कुछ बात समझ में आ रही सभी को, है ना? उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एक बाकी और बहुत सारे एग्जांपल है, बिल्स पेएबल है, एनी अमाउंट पेएबल, लोन टेकन, रीपेएबल इन फ्यूचर, ये सब क्या है मेरे लिए? ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज। उसके बाद लिखो बेटा कैपिटल, फटाफट से बताओ कैपिटल यानी क्या होता है? हाँ बेटा, बेसिक टर्म्स है, फटाफट से खत्म करते हैं 10 मिनट के अंदर में, फिर मैं आपको अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो बता देता हूँ आज, है ना? और जो मैं तरीका बता रहा हूँ बस वैसे ही आपने कर लेना है अच्छे से। बोलो बेटा कैपिटल, कैपिटल ओनर्स फंड, ओके, जो हम बिजनेस में यूज करते हैं। मैंने एक बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए बिजनेस में यूज करने के लिए, वो 10 लाख रुपए जो बैंक से लोन लिया, क्या वो कैपिटल है क्या? आप बोले जो बिजनेस में यूज करते। ओके, मैं अकेला ही हूँ, पार्टनर नहीं है मेरा कोई। अरे वैसा वाला सिंगल नहीं, बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर, बिजनेस में मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ,
हाँ बोलो बोलो, सही जा रहे हो आप, बोलो, ट्राई करो। और कोई? मार्केट से, मार्केट से रेस किए। मार्केट में बैंक है और मैं बैंक में जाकर के पैसा ले रहा हूँ उनसे। मैंने बैंक वालों को ये मेरा गोल्ड का रिंग दे दिया, गिरवी रखा और उनसे पैसे उधार लिए। क्या वो कैपिटल है क्या? हाँ, इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, एक सिंपल में सेंटेंस में। हाँ, ओके। जो फिक्स असेट को परचेस करने के लिए यूज होते हैं। मैंने मेरे जेब से धंधे में पैसा लगाया और उससे मैं फिक्स असेट नहीं खरीद रहा हूँ। ये मेरी एम्प्लॉय है, मैं इसको सैलरी दे रहा हूँ, तो जो मैंने मेरे जेब से पैसा लगाया बिजनेस में, क्या वो कैपिटल नहीं है? मैंने फिक्स असेट के लिए यूज नहीं किया उसको। बोलो बेटा। ओके, मैंने बिजनेस में गोल्ड लाया, मनी नहीं लाया। अब आप बोले ना मनी ब्रॉट इन बाय द ओनर, तो मनी नहीं लाया, गोल्ड लाया, तो क्या वो कैपिटल नहीं होगा? होगा। ओनर का जो कुछ मनी और मनीज वर्थ में इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, हम लोग उस इन्वेस्टमेंट की सम टोटल को क्या बोल देंगे? कैपिटल। एक बच्ची ने बोला भी, क्या बोला था बेटा उसने? देखो तो, इन्वेस्टमेंट, लिख लो फटाफट से, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट से असेट खरीदो मत खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन्वेस्टमेंट कैश में हो, इन काइंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनर ने बिजनेस में गोल्ड लाया, क्या वो कैपिटल रहेगा? यस। ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। जैसे अभी मैंने बाहर मस्त एक चाय की शॉप लगाई यहाँ पे, एकदम ये बाथरूम के बाजू में। वो चाय की शॉप लगाने के लिए मैंने एक पतीला लेके आया। ये पतीली की कीमत थी 100 रुपये। मैंने चाय पत्ती और शक्कर लेके आया, कुछ मटेरियल लेके आया, इसकी कीमत थी 200 रुपये। मैंने सोचा कि बच्चे सुबह सुबह आएंगे, उनके पास कहाँ छुट्टा रहेगा, तो उसके लिए धंधे में कैश होना चाहिए, तो मैंने 500 रुपये कैश बॉक्स में भी डाले मेरे जेब से। बरोबर है? अब बताओ, मैंने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा पहला दिन था, है ना, चाय की दुकान मेरी स्टार्ट की, और मैंने पतीला लाया, मटेरियल लाया। ये इन कैश है या इन काइंड है? ये दोनों इन काइंड है। ये इन काइंड है, ये इन काइंड है, और ये क्या है? कैश। तो बताओ मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 100, 200 और 500, 800। बस यही हो गया मेरा कैपिटल। ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट इन कैश और इन काइंड कैसे भी हो सकता है। बराबर है? बात समझ में है सभी को? सो इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। बराबर है क्या? अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट जरूरी है क्या एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस ही होना चाहिए? नो। मैंने ऐसा लिखा है क्या, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस एट द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस? नो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये इन्वेस्टमेंट कभी भी हो सकता है। मैंने चाय की दुकान यहाँ पे स्टार्ट की और दुकान स्टार्ट करके 6 महीने हो गए। अब मैंने सोचा कि मुझे बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, तो मैं एक पक्की दुकान यहाँ पे लेना चाहता हूँ 3rd फ्लोर पे। तो मैंने मेरे जेब से और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस में। अब बताओ मेरा कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। तो ओनर धंधे में कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वेदर एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, कभी भी। इसलिए मैंने समय लिखा है क्या? मैंने बस इतना सेंटेंस लिखा, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस, दैट्स इट। फिर वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करने के समय हो, चाहे वो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस, कभी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनर जब जब अपने जेब से बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे? कैपिटल। जहां जहां बिजनेस में ओनर का पर्सनल अपनी जेब से पैसा या पैसे की कीमत में कुछ आ रहा है, वो सब कैपिटल है। अब ध्यान से सुनना, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस में अपने जेब से कितना लगाया? 800 रुपए। कैपिटल कितना हो गया? 800। और यहाँ पे ये अपने क्लासरूम के बाहर चाय की दुकान लगाई, चिराग सर, विकास सर बाहर आए, मैंने बोला यार बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, मुझे कुछ पैसे उधार दो। तो मैंने विकास चिराग सर से 1000 रुपए उधार लिए और वो भी बिजनेस में लगा दिया। अब ये 1000 दोनों से लिए, विकास सर और चिराग सर से, ये 2000 रुपये, क्या ये कैपिटल है क्या? नो, ये कैपिटल नहीं है। विकास सर चिराग सर ओनर है क्या चाय की दुकान के? नो, ओनर कौन है? मैं। बरोबर है? ये 1000 रुपए जो मैंने विकास सर चिराग सर से लिए, ये लाइबिलिटी है। आपको कैपिटल और लाइबिलिटी में फर्क समझ में आया ना? मैंने किसी थर्ड पार्टी से पैसे उधार लिए जो मुझे इन फ्यूचर लौटाना पड़ेगा, वो मेरी लाइबिलिटी है। और ओनर ने जो बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ में जो इन्वेस्ट किया, वो क्या है? कैपिटल। चलो आगे। कैपिटल के बाद लिखो बेटा अगला टर्म, ड्रॉइंग्स। फटाफट से लिखना।
ड्राइंग क्या रहेगा, बोलो बोलो फटाफट से। बिल्कुल सही है। अमाउंट पर्सनल पर्पस के लिए ओनर ने बिजनेस से अगर कुछ विड्रॉ किया होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग। लिखो जल्दी से। विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज, लड़की हुई तो हर, पर्सनल और हाउसहोल्ड और डोमेस्टिक पर्पस is called as drawing. Withdrawal of the investment by the owner from the business for his household, domestic और personal purpose. ओनर ने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए अगर कुछ विड्रॉ किया होगा तो उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। ओनर ने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए अगर कुछ विड्रॉ किया होगा तो उस विड्रॉल को क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। यस और नो? अच्छा, ये विड्रॉ जरूरी है कि हर बार मनी में होना चाहिए कि मनीज वर्थ में भी चलेगा? मेरी ग्रोसरी शॉप है, मेरी बीवी ने बोला कि आते आते घर के लिए शक्कर लेके आना 2 किलो। तो मैंने मेरे बिजनेस से शाम में दुकान बंद करते समय मेरे वर्कर को बोला 2 किलो शक्कर दे, घर के लिए काम है। तो मेरा एम्प्लॉय मुझे बोल रहा है अच्छा सर आप पर्सनल पर्पस के लिए शक्कर लेके जा रहे हो 2 किलो? बोला हाँ। बोले सर ये ड्राइंग रहेगा। बोला ठीक है। वो 2 किलो शक्कर की कॉस्ट थी 100 रुपये, कॉस्ट सेलिंग प्राइस नहीं। मैंने वो शक्कर कितने में लाया था, 100 में। तो वो 100 रुपी क्या हो जाएगा मेरा, ड्राइंग। बट वो 100 रुपी इन द फॉर्म ऑफ कैश था या इन गुड्स था, गुड्स काइंड, यस और नो? तो जरूरी नहीं है कि विड्रॉल हर बार कैश में रहेगा, विड्रॉल इन काइंड भी हो सकता है क्या? अब मान लो विकास ने एसी अपने घर पे बेडरूम में लगवा दिया, उसके घर का इंटीरियर का काम चल रहा है, उसने सोचा यहाँ पे 4 एसी लगाए हुए, एक एसी का काम नहीं है। उसने प्रसाद को बोला ये एसी निकाल के अपने घर पे मेरे बेडरूम में लगवा दे। तो ये भी क्या हो जाएगा, ड्राइंग। बिजनेस पर्पस, बिजनेस में से अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हो इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट और इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन काइंड और इन कैश, अगर आप कुछ भी विड्रॉ कर रहे हो फॉर पर्सनल पर्पस तो वो क्या बन जाएगा, ड्राइंग। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो ड्राइंग यानी क्या रहेगा, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल, हाउसहोल्ड और डोमेस्टिक, राइट। चलो आगे, ये समझ में आया बेटा सभी को? उसके बाद लिखो आगे डेटर्स, फटाफट से लिखो डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स। हर एक बच्चा यहाँ पे फेयर नोटबुक मेंटेन कर रहा है ऐसा मैं सोच रहा हूँ, राइट? मैं सही हूं ना? डेटर्स लिखो, पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल, बराबर है? हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर हमें कुछ लेना है, इन मनी और मनीज वर्थ, तो वो सब क्या बन जाएगा मेरे लिए, डेटर। मान लो इस बच्चे को मैंने पैसे उधार दिए 5,000 रुपए, अब मुझे इससे वापस लेने हैं क्या, यस। कब देगी, फ्यूचर में, मे बी कल, मे बी परसों, मे बी 1 महीने बाद, मे बी 1 साल बाद, डिसाइड कर लेंगे। तो ये क्या होगी मेरे लिए, डेटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर कुछ लेना है। मान लो मैंने इसको उधारी में माल बेचा, मेरा ग्रोसरी शॉप है, ये शॉप पे आई और ये किराना सामान भर के लेके गई थैली में और 5,000 का बिल हो गया, ये बोली मैं पैसा बाद में दूंगी, तो ये भी क्या बन गई मेरी, डेटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है। बेटा लास्ट बेंच इधर ध्यान देना, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को डेली ऐसा याद दिलवाना पड़ेगा कि आपका एग्जीक्यूटिव है। आप चलती क्लास में इधर उधर मत देखो, काफी बार बच्चे इधर उधर देखते रहते, उनका ध्यान नहीं रहता। मैं मानता हूँ सुबह सुबह नींद में से उठ के आए थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती है, बट आप आदत लगाओ। अगर आपका ध्यान इधर उधर चला गया, ये डेटर क्या रहता है अगर नहीं समझ में आया ना, तो आप लोग आगे जाके शेयर कैपिटल में जब मैं फॉरफीचर की एंट्रीज पास करूंगा तो उस समय अमाउंट रिसीवेबल होती है और वो सामने वाला मूर्ख आदमी पैसा नहीं देता, इसीलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके शेयर क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। वो सामने वाला इंसान जिससे पैसे लेने, वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर। तो डेटर से रिलेटेड रूल हम लोग वहां पे यूज करेंगे। बट किसी बच्चे ने डेटर क्या होता है यहीं पे ध्यान नहीं दिया, तो फॉरफीचर की एंट्री आएगी क्या, और फॉरफीचर की एंट्री नहीं आई तो गलती किसकी,
समझ में आया क्या? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आप थोड़ा सा ध्यान दो। अगर हमने स्टार्टिंग में ध्यान दे दिया ना, उसके बाद सब रॉकेट सिंह हो आप, फिर आपको तकलीफ नहीं आएगी एंट्रीज में। यही है अकाउंटिंग में, डेबिट क्रेडिट और कैलकुलेशन के अलावा कुछ है क्या? डेबिट क्रेडिट है और कैलकुलेशन है, कोई इसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थोड़ी है आप लोगों को। बहुत इजी है। और आप लोगों का सिलेबस बहुत चिंदी सिलेबस है एग्जीक्यूटिव का, अकाउंट्स का, बहुत इजी है। ऐसा समझो कि ये आप लोगों के लिए जैसे वो डूबते हुए को तिनके का सहारा रहता है ना, तो आप लोगों के लिए डूबते हुए को क्या बोलते हैं, जहाज का सहारा ही। मतलब बहुत अच्छी चीज है कि आपको एक सब्जेक्ट ऐसा दिया है। तो ये स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दो सब लोग, आ जाओ। तो पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल, ये क्या हो गया? डेटर। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, कटप्पा से पैसे लेना बाकी है, तो कटप्पा इज माय डेटर। और बाहुबली क्या बन जाएगा कटप्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्रेडिटर। तो लिखो अगला, क्रेडिटर्स। पर्सन टू हुम अमाउंट इज, फटाफट से लिखो, अमाउंट इज पेएबल। पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल, बरोबर। उसके बाद लिखो आगे, इनकम आर द ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस। ये आपको किसी को वापस नहीं करना है, ये आपका ही है। सर एग्जाम्पल इसके काफी सारे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो सबको पसंद आता है, सेल। आप भी आगे जाके धंधा करोगे, बिजनेस करोगे, तो आपको सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से रहेगा? सेल से। इसलिए तो हर कोई शाहरुख सलमान को बुलवाता है ताकि सेल बढ़े अपने प्रोडक्ट का। यस और नो? सेल कोई ऐसा है कि जिसको सेल पसंद नहीं है? सबको सेल पसंद है अगर आप बिजनेस ओनर हो तो, है ना। विकास को भी पसंद है, मुझे पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो मुकेश भाई अंबानी सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उनके सेल होने चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो रिलायंस फ्रेश हो, चाहे रिलायंस ज्वेल हो, चाहे रिलायंस में कोई रियल इस्टेट की बात हो। हर किसी को क्या पसंद है? सेल। तो सेल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनकम, बरोबर है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है सेल के अलावा। इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी इनकम है क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन मिल रहा है, कमीशन रिसीव्ड, उसके बाद डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड, है ना। सर मिल रहा है क्यों बोल रहा हूँ बार बार? यही अगर मिलने की जगह अगर मैं दे रहा हूं ना तो एक खर्चा बन जाएगा। रेंट अगर दे रहा हूं तो खर्चा, रेंट मिल रहा है तो इनकम, कमीशन दे रहा हूं तो खर्चा, कमीशन मिल रहा है तो इनकम, डिस्काउंट दे रहा हूं तो खर्चा, डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम। यस और नो? एक्सेट्रा। उसके बाद इनकम के बाद लिखो एक्सपेंस। लिखा बेटा सभी ने? लिखा बेटा? एक्सपेंस, एक्सपेंस के एग्जाम्पल लिख लो। अच्छा एक्सपेंस के पहले ऐसा उसका मीनिंग लिख लो, आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस। या फिर एक सेंटेंस में अगर आसान भाषा में बोलना है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, है ना, आर द पेमेंट्स इनकर्ड फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी मैं पेमेंट करता हूँ या जो भी पेमेंट मैं इनकर कर रहा हूँ वो सब क्या है मेरे लिए? खर्चे। जैसे ये बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, प्रसाद की सैलरी एक्सपेंस, बराबर है क्या? यस और नो? पीएमसी टैक्स एक्सपेंस, अगर ये क्लासरूम किराए का होगा तो रेंट एक्सपेंस, ये लेबर को वेजेस दे रहा हूँ एक्सपेंस। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए मैं जो भी पेमेंट करता हूँ वो सब क्या होगा मेरे लिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी खर्चे। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस क्या बताओ मुझे जरा? मेस, रूम का रेंट, है ना। और
कोचिंग फीस, ट्रांसपोर्ट, टी कॉफी, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, हाँ, और स्टेशनरी, और लाइब्रेरी फीस, और अरे जो दिल में आ रहा है फटाफट बोलो ना। आप सोच सोच के बोल रहे हैं सर, अब गलती से कुछ और खर्चे ना निकल जाए। अरे बोलो, हाँ, एक्सेट्रा। तो सही बोला आप लोगों ने। आ जाओ लिखो। तो एक्सपेंस के एग्जाम्पल लिखो। सैलरी दे रहा हूं, एक्सपेंस। प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। रेंट अगर मैं दे रहा हूं तो एक्सपेंस। इंटरेस्ट अगर मैं दे रहा हूं तो एक्सपेंस। डिस्काउंट अगर मैं दे रहा हूं तो डिस्काउंट अलाउड। कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं ना, एक्सपेंस, बरोबर है। वेजेस अगर दे रहा हूं तो एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, ठीक है। बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। संचय कुछ भी बोलता है भाई। चलो आ जाओ, ध्यान देना। अच्छा एक और खास बात बता दूं क्या, एक्सपेंस का हमें इमीडिएट बेनिफिट मिल जाता है, ऐसा लिख लो। एक वर्ड लिख लो बस, इमीडिएट बेनिफिट। सर ये ऐसा क्यों बोला आपने, ये लिख लो फिर मैं बताता हूं। एक्सपेंस का बेनिफिट हमें इमीडिएट मिल जाता है। सर बेनिफिट की बात कहां से आई, अरे बाबा असेट है तो बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में भी। एक्सपेंस है तो बेनिफिट कब मिलेगा, इमीडिएट। और लॉस है तो बेनिफिट कब मिलेगा, कभी नहीं। एसेट, एक्सपेंस और लॉस, ये तीनों टर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है, तीनों में आउटफ्लो हो रहा है। जैसे ध्यान से सुनना, ये मैंने 10,000 रुपीज पे किया और उससे मैंने फर्नीचर लेके आया, बरोबर है। 10,000 पे किया है, फर्नीचर लेके आया, बोलो फर्नीचर क्या है, एसेट। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने मैडम को 10,000 का पेमेंट किया, ये मेरे यहाँ पे आर्टिकलशिप ज्वाइन की और इसको मैं 10,000 का पेमेंट कर रहा हूँ मंथली स्टाइपेंड। यहाँ पे भी 10,000 का आउटफ्लो हुआ, ये क्या हुआ मेरे लिए, स्टाइपेंड, सैलरी, वेजेस, जो भी है क्या है, एक्सपेंस। या फिर ये मेरे यहाँ पे कैशियर है और ये 10,000 रुपये कैश लेकर के भाग गई, ये क्या हुआ, लॉस। तीनों केस में 10,000 जा रहे हैं, 10,000 गए, क्या बना, एसेट। बेनिफिट फ्यूचर में भी। इसको मैंने जनवरी मंथ की सैलरी दिया, तो ये कौन से मंथ में काम करेगी, सिर्फ जनवरी में। ये फ्यूचर में काम करेगी, फेब मार्च में काम करेगी, अप्रैल में काम करेगी, नो। तो इसीलिए जब कभी भी आप किसी को पेमेंट करते हो और उस पेमेंट का आपको इमीडिएट बेनिफिट मिलता है, उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैंने इसको जनवरी का पेमेंट किया तो ये जनवरी में ही काम करेगी, फेब मार्च का नहीं है। लेकिन मैंने जनवरी में ये फर्नीचर खरीदा तो फरवरी में फर्नीचर ऐसा बोलेगा क्या, नहीं अब मैं यहां से उठ के जा रहा हूं और पेमेंट करो मेरे मालिक को, नो। एक बार आपने पेमेंट कर दिया, बेनिफिट फ्यूचर में भी, जा तू एसेट है, पेमेंट कर दिया, उसी पीरियड में बेनिफिट मिलेगा जिस पीरियड का पेमेंट किया, जा तू एक्सपेंस है। लेकिन यहां पे तीसरे केस में पेमेंट हो गया, या आउटफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया ना, लेकिन बेनिफिट मिलेगा क्या, नो। तो क्या हो गया, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। कुछ बात समझ में आई। तो बेनिफिट फ्यूचर में भी तो वो रिसोर्स क्या बन जाएगा, एसेट। बेनिफिट इमीडिएट तो वो पेमेंट क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। बेनिफिट कभी नहीं तो वो आउटफ्लो जो हुआ वो क्या बन जाएगा, लॉस। कुछ बात समझ में आ रही। उसके बाद 9 नंबर लिखो। इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉसेस लिखो। पेमेंट्स और आउटफ्लो बट नो बेनिफिट, क्या हो गया, लॉस। पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया बट कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्या हो गया, लॉस। एग्जाम्पल लिख लो इसके।
लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। लॉस ड्यू टू फायर, फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। डन? लिखा सभी ने? लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, एक्सेट्रा। उसके बाद लिख लो गेन्स। ऐसा लिख लो, रिसीट विदाउट हार्डवर्क, बैठे बिठाए बगैर मेहनत के अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो क्या हो गया? गेन। वैसे गेन और इनकम की अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है। मेहनत करके जो मिलती है वो इनकम, बगैर मेहनत के जो मिला वो गेन। बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन। लॉटरी लग गई, गेन। सट्टे में पैसा लगाया, जीत गए, गेन। बट काफी बार क्या होता है, काफी किताबों में गेन को इनकम ट्रीट करते हैं, इनकम को गेन लिखते हैं, बट दोनों का एक हेयरलाइन डिफरेंस समझ में आया सभी को? विदाउट हार्डवर्क जो मिल रहा है वो गेन, मेहनत करने के बाद जो मिल रहा है वो इनकम। तो टोटल कितनी टर्म्स समझ में आ गई आपको? 10। कल मैंने बताया था ना टोटल हम कितनी टर्म्स समझेंगे? पहले 10, और ये टर्म्स समझने के बाद हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। 10-12 टर्म्स और भी है, वो आगे समय समय पे बताऊंगा, बट एटलीस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए काफी है। कौन कौन सी 10 टर्म हो गई, मुझे कोई बताएगा क्या? एसेट्स, लाइबिलिटीज, ओके। ड्राइंग भी लिखा है क्या आपने? डेटर्स लिखे है क्या? एक्सपेंस लिखे है क्या आपने? लॉसेस लिखे है क्या? बाद में ये एसेट के अपोजिट लाइबिलिटीज है क्या? ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल है क्या? डेटर्स के अपोजिट, एक्सपेंस के अपोजिट, और लॉसेस के अपोजिट गेन्स और प्रॉफिट। ये सारी टर्म्स आ गई आपको? यही हमने पढ़ी ना लास्ट लेक्चर में और आज के स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में। तो टोटल 10 टर्म्स हो गई। ऊपर में 5 लिखी, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, और एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन। तो कौन कौन सी 10 टर्म्स है मुझे बता दो एक बार। एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट, एक्सपेंस के अपोजिट एंड लॉसेस के अपोजिट लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। बोल एक बार। क्रेडिटर, इनकम, गेन्स, वेरी गुड। तो कौन कौन सी 5 टर्म है? लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन। और ऊपर में 5 कौन सी है? ठीक है, अभी ध्यान से सुन। ये टोटल हमने 10 टर्म्स अच्छे से समझ ली। आपको एक चीज बताऊं, अकाउंटिंग की दुनिया में ये ही 10 हेड्स है अकाउंट्स के। इससे बाहर और कोई अकाउंट बनता ही नहीं। आप कोई भी अकाउंट का नाम लो, जैसे कैश कहाँ पे आएगा? एसेट में। ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, कैपिटल। मैंने राम से पैसे उधार लिए, राम कौन है? क्रेडिटर। मैंने शाम को पैसे उधार दिए, शाम कौन है? डेटर। मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी, एम्प्लॉय कैश चोरी करके भाग गया, आग लग गई, भूकंप आ गया, समझ में आया? लॉटरी लग गई, माल बेचा, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है। कुछ समझ में आया सभी को? बैंक से लोन लिया, जिस बैंक से लोन लिया वो बैंक, लोन जिससे लोन लिया वो इंसान। बात समझ में आए? आप कोई भी अकाउंट का नाम बोलो वो सब यहीं पे आएगा। बैड डेट, बैड डेट, लॉस। प्रोविजन फॉर बैड डेट, लाइबिलिटी। तो प्रोविजन लाइबिलिटी कैसे हो? जब भी आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हो या रिजर्व बनाते हो, जब भी आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हो या रिजर्व बनाते हो, तो वो प्रोविजन या रिजर्व आप लोगों के लिए क्या रहेगा? लाइबिलिटी।
सर ये कैसे? जैसे मान लो आप यहाँ पे पुणे में अगर कोई बच्चा है, दगड़ू सेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट मंदिर मालूम है ना सभी को, दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर, या किसी भी मंदिर का अगर कंस्ट्रक्शन शुरू है तो वहाँ पे वो आपसे बोलते हैं ना कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए आप प्लीज़ डोनेट करो। तो आपने मान लो मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए 10,000 रुपये डोनेट किया, आपने उससे कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेट किया, इसकी पावती, इसकी रिसीट ली उससे। तो जो भी कलेक्टिंग एजेंसी है या फिर जो मंदिर का मैनेजमेंट है, उन्होंने वो 10,000 रुपये किस पर्पस के लिए लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जब भी आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड इकट्ठा करते हो या जब भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप आपके प्रॉफिट से पैसे साइड में निकाल के रखते हो, तो वो एक प्रकार से आपकी क्या है? लायबिलिटी। वो एक मुझसे शादी करोगी मूवी है सलमान खान का और अक्षय कुमार का, उसमें भी देखो सलमान खान पिगी बैंक बनाता है, गुल्लक बना के रखता है ना, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, सलमान खान, बहुत पहले एक मूवी आई थी, सलमान खान का वो पिगी बैंक बना के रखता है माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए, बहन की शादी के लिए, रानी के लिए, रानी मतलब प्रियंका चोपड़ा। तो 3 पिगी बैंक बनाए थे और उसमें पैसे इकट्ठा करता है हर दिन, मतलब वो फंड बना रहा है, वो रिजर्व इकट्ठा कर रहा है, अपने कमाए हुए पैसे में से हर बार थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में निकाल के रख रहा है। कुछ बात समझ में आ रही? तो यही तो प्रोविजन है, ये रिजर्व है। तो प्रोविजन रिजर्व में फर्क क्या है? जब कभी भी आप नॉन पर्पस के लिए पैसा साइड में निकालते हो तो वो प्रोविजन हो गया, और जब कभी भी पर्पस अननोन होता है तो वो रिजर्व हो गया। एक माँ अपनी बेटी को बोलती है कि तू तेरे पर्स में अंदर 1,000 रुपए हमेशा रहने दिया कर। बेटी मम्मी को पूछती है कि किस पर्पस के लिए रखना है पैसे? मम्मा बोलती पता नहीं कब रात बेरात कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कहीं तू फंस जाए, तो 1,000 रुपए होने चाहिए ना। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाए, तो वो 1,000 रुपए आपने जो अंदर के जेब में रखे वो क्या है? रिजर्व। और आपके पापा ने आपको बोला कि हर महीने के महीने पैसे सेव कर, हर महीने के महीने पैसे सेव कर, आपकी जॉब लग गई, लाख रुपए महीने की जॉब है, आपके पापा ने बोला हर महीने के महीने पैसे सेव कर, और आप 50-50 रुपए पर मंथ हर महीने 50,000 आप सेव कर रहे हो। आपने पापा से पूछा किस पर्पस के लिए? पापा ने बोला कि आगे तेरी शादी होने वाली है तो उसके लिए 50 लाख रुपए मैं इकट्ठा करूंगा, 6 लाख तू इकट्ठा कर ले, एक साल में 50,000 रुपए पर मंथ। तो आपको यहाँ पे पर्पस पता है कि किस पर्पस के लिए आप पैसे साइड में निकाल रहे हो? शादी के लिए। तो ये क्या हो गया? प्रोविजन फॉर शादी, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। समझ में आ रहा है कि सभी को? जब भी आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड साइड में निकालते हो तो वो हो गया प्रोविजन, आपको पर्पस पता है। और जब पर्पस पता नहीं तो वो क्या हो गया? रिजर्व। छोड़ो ना, आपने पैसा साइड में निकाला किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब आप वो पैसा कोई और पर्पस के लिए खर्च नहीं कर सकते, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब लायबिलिटी। इसीलिए तो मैंने आपको बता दिया, प्रोविजन क्या हो गया, रिजर्व क्या हो गया। कुछ बात समझ में आ रही क्या? यू नेम इट एंड वी हैव इट। आप मुझे अकाउंट का नाम बताओ, मैं बताता हूं कौन से कैटेगरी में आएगा। ठीक है, मतलब सारे अकाउंट्स के नाम आपको समझ में आए। एक बार, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, एसेट। ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया, किसी पार्टी या पर्सन से पैसे लेना है, बिजनेस के लिए पेमेंट कर रहा हूं, आउटफ्लो हो गया लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मुझे किसी को वापस करना है। ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिस किसी को पैसे वापस करना है, बिजनेस में इनकम हो रही है, इनकम या फिर बिजनेस में कोई रिसीट है जो मुझे किसी को वापस नहीं करना है ना? अगर ऐसी कोई रिसीट है जो मुझे वापस करना है तो वो इनकम नहीं है। समझ में आया ना सभी को? ऐसा कोई रिसीट जो मुझे किसी को वापस करना है, लायबिलिटी। या ऐसी कोई रिसीट है जो मुझे किसी को वापस नहीं करना है, जो मेरी है, वो क्या होगी मेरे लिए? इनकम। विदाउट हार्डवर्क बैठे बिठाए लॉटरी लग गई, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, गेन। अब अच्छे से ध्यान से सुन। अब होता क्या है अकाउंटिंग में? देखो बेटा, आप अकाउंटिंग में किसकी अकाउंटिंग करते हो? व्यवहार की। सब लोग अब 2-5 मिनट के लिए अच्छे से ध्यान देना। ये हर एक टर्म का मतलब समझ में आया क्या? तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऑनलाइन वाला बच्चा, सर रेंट इज ऑल्सो रिसीव्ड विथ एनी इफेक्ट, इट शुड बी गेन और इनकम। ओके, मैंने थोड़ी देर पहले शायद बताया था, काफ़ी सारी किताबों में गेन और इनकम को सेम ट्रीट करते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर रेंट तो बगैर मेहनत के मिल रहा है, तो वो गेन हो गया, ठीक है गेन ट्रीट कर लो। कोई ऐसा बोलेगा कि सर रेंट के लिए प्रॉपर्टी पहले खरीदना पड़ा, हमें मेहनत करना पड़ा, बगैर प्रॉपर्टी खरीदे रेंट देगा क्या कोई? कोई बोलेगा नहीं नहीं सर रेंट इनकम है,
ठीक है, इनकम ट्रीट कर लो। दोनों का अकाउंटिंग इफेक्ट 1,00,000% क्या है, सेम। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैंने पढ़ाते समय बता दिया था, काफी कुछ किताबों में इनकम और गेन को सेम ही ट्रीट करते हैं, बट मैंने दोनों का एक हेयरलाइन डिफरेंस बताया, बाकी और कोई उसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आ जाओ, ये सारी टर्म्स का मतलब समझ में आए इन सभी को? और कोई प्यारा बच्चा एक आधा ऑनलाइन ऑफलाइन वाला बच्चा, कहीं किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लेना। अदिति, ओके, डन। देखो ध्यान देना, ये सारी टर्म्स का मतलब समझ में आया ना? अब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, आप अकाउंटिंग किसकी करते हो? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की। ये लिखा क्या आपने ऐसा? ये ऐसे लिख लो, 10 के 10 टर्म्स ऐसे लिखो। ये इसके बाद में आप बस ये ऐसे लिख दो और राइट साइड में जगह छोड़ देना। ये देखो, ये यहां जगह छोड़ देना इतनी, ये दो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए उतनी। और ऊपर के 5 आइटम भी अगर आपको याद रह गए ना, तो नीचे के 5 अपने आप याद हो जाएंगे। ऊपर के 5 के अपोजिट ही है ना नीचे के 5। ऊपर में क्या है? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, बरोबर। नीचे में एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। खत्म। कुछ था क्या? बोलते आएंगे ना सभी को? ये 10 के 10 टर्म्स बोलते आएगी, मैं अगर पूछूं तो बोलते आएगी पक्का? तो मैं पूछता हूं, यही है अकाउंटिंग में। बस इसके साथ खेलना आ गया तो सारे टॉपिक की अकाउंटिंग आ जाएगी, और ये नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं आएगा आगे। इसलिए अभी अगर डाउट है 10 बार आप पूछ सकते हो, ठीक है? मैंने अभी तक रूल नहीं बताया बेटा, एक बार बोलो तो सब लोग। हाँ, एक साथ, एसेट्स, ड्राइंग, स्पीड में, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन। बस याद रहेगा ना? मैं अब थोड़ी देर बाद आपको पूछूंगा अभी, ठीक है? अभी ध्यान देना। अब हम लोग अकाउंटिंग किसकी करते हैं? ये लिखा है सभी ने, ये देखो, ये दो पार्टी है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी क्या हो रहा है? लेन देन। ये अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये ले रहा है, देखो लेन, और ये कुछ ना कुछ दे रहा है, बरोबर है? तो व्यवहार यानी यही होता है ना? इसके अलावा और कुछ होता है क्या व्यवहार में दुनिया में? इसके अलावा प्यार होता है, माँ का प्यार, वहां पे लेन देन नहीं है, वहां पे सिर्फ माँ की तरफ से आपको मिलता है, आपको देना है क्या बदले में? माँ का प्यार अगर छोड़ दिया तो सारी दुनिया में हर चीज व्यवहार है। और मेरे पापा से भी मैंने व्यवहार ही सीखा है। मेरे पापा भी क्या बोलते हैं कि तुझे अगर पैसों की जरूरत है तो तू मुझे उस समय बोलना, तब तक खाली फुकट यहाँ पे हाथ फैलाने के लिए नहीं आना है मेरे सामने। समझ में आया क्या? पापा बोलते तुमको पढ़ा दिया, CA CS करवा दिया, अब तुम तुम्हारा कमाओ। मैंने बोला पापा मैं लोन ले रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, ले, गारंटर में मेरा नाम मत लिखना, बोले सिर्फ। सही था उनका, उनकी जगह पे। बाकी माँ का प्यार अगर छोड़ दिया तो बाकी हर जगह व्यवहार है, और व्यवहार यानी क्या? लेन देन। लेन देन के अलावा और कोई तीसरी चीज है बता दो? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जहां पे लेन देन हो रहा है, वही ना? कितनी चीजें बताओ, कितनी चीजें? लेन देन, दो, लेन देन। इसके अलावा और कोई तीसरा है क्या? बस इसीलिए अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम। लेन देन के अलावा और कुछ तीसरा होता ना तो ट्रिपल एंट्री सिस्टम होता। व्यवहार में बस दो ही पहलू होते हैं, दो अप्रोच होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, दो नजरिए होते हैं। वही दो पहलू, दो एस्पेक्ट, दो नजरिए, दो अप्रोच, यही है वो दो। ड्यूअल एस्पेक्ट सुना होगा ना बचपन में, ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम, ये तो सुना होगा। अकाउंटिंग में दो इफेक्ट होते हैं, यही है वो दो, लेन देन, बरोबर है क्या? डेबिट, क्रेडिट। अब आपका बोलना है कि सर ये लेन देन में डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है? डेबिट क्रेडिट ये सब्जेक्टिव टर्म है। बोलो बोलो, क्या है ये? सब्जेक्टिव। समय के अनुसार डेबिट क्रेडिट का मीनिंग चेंज होता है। मैं बताऊंगा अभी 5 मिनट बाद, इस सेंटेंस को मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ट्रांजैक्शन में लेन देन होता है, बस इसी लेन देन का हम लोगों को क्या रखना है? हिसाब किताब रखना है। अब ये ट्रांजैक्शन कंपनी का भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरी फर्म का भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म का भी हो सकता है, NPO का भी हो सकता है, बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का भी हो सकता है। यस और नो? चलो अभी ध्यान से सुनना। अब अकाउंटिंग वैसे देखा जाए तो भारत में
1200 सेंचुरी से, चाणक्य के समय से, उससे भी पहले से। बट हम लोग कौन सी सिस्टम फॉलो करते हैं मालूम है क्या? इंग्लिश सिस्टम। कौन सा बताओ? इंग्लिश सिस्टम। जो किसने दिया था, जो किसने इजाद किया था? ल्यूका डी बार्गो पैसियोली। बराबर है क्या? ये भाई साहब ने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम को लिखा था और इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये फादर ऑफ अकाउंट्स बन गए। और तब से नवंबर मंथ में मेरे ख्याल से कोई तो डे आता है, 14 नवंबर है, 12 नवंबर है, जो अकाउंटिंग डे के नाम से जाना जाता है। बराबर है, 11th 12th के अंदर में होगा। आपके एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में ऐसा कभी नहीं पूछेंगे कि बताओ अकाउंटिंग का डे कौन सा है। बस ये ध्यान रखना, फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है? ल्यूका डी बार्गो पैसियोली। बट इसके पहले क्या भारत में अकाउंटिंग नहीं होती थी? क्या होती थी, बट वो महाजनी पद्धत से होती थी। कौन सी पद्धत? महाजनी पद्धत। जमा नावे है ना, महाजनी पद्धत है, उससे अकाउंटिंग होती थी। देसी नामा, क्या बोलते थे उसको? देशी नामा। बरोबर है। बट हम लोग यहाँ पे कौन सी सिस्टम फॉलो करते हैं? इंग्लिश मेथड। इंग्लिश में भी दो है, एक डबल एंट्री और एक सिंगल एंट्री। जैसे अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, अगर मैं बात करूं तो इंडियन सिस्टम भी है और फॉरेन सिस्टम। फॉरेन में दो है, फॉरेन सिस्टम को ही इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। इसमें दो कौन से बताओ? डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। बताओ, आपको इंडियन सिस्टम पढ़ना है? नो। आपको सिंगल एंट्री पढ़ना है? नो। आपको कौन सा सिस्टम पढ़ना है अकाउंटिंग का? डबल। डबल एंट्री मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना है। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? लेन। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? समझ में आए? डबल एंट्री सिस्टम मतलब ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को, मुन्ना प्लीज ध्यान देना उधर में, आपस में मत बात करो। ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना है, यस और नो? दोनों भी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है, दोनों नजरिए को रिकॉर्ड करना है, दोनों अप्रोच को रिकॉर्ड करना है। कौन से दो अप्रोच है? लेन देन। यही अप्रोच को हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट अप्रोच कहते हैं। ये सिस्टम किसने बताया बताओ? ये सिस्टम किसने बताया? ल्यूका डी बार्गो पैसियोली। बरोबर है क्या? कब आया था, कब बताए थे? इन द ईयर 1494। बरोबर है। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या बोला था? देखो बेटा ध्यान से सुनना। इन्होंने बताया था कि आप जब भी ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करते हो, ये हिस्ट्री है, बस ये देख लो और देखने के बाद स्माइल देना और इसको भूल जाना। मैं आपको करना क्या है एकदम शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। सर फिर डायरेक्टली शॉर्टकट तरीका बता दो। डायरेक्ट बता दिया तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको कुछ चीजें एक्स्ट्रा जानने की इच्छा रहती है, वो उनका मूड ऑफ हो जाता है। इसलिए बस ये देख लो, ये पेपर में नहीं आने वाला है। बस मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूँ अकाउंटिंग सब्जेक्ट का कि कैसे आया था। तो ल्यूका डी बार्गो पैसियोली क्या साहब क्या करते थे? जब भी कोई एसेट्स, हाँ बोलो बेटा, जब भी कोई एसेट्स या डेटर्स या एक्सपेंस या लॉसेस अगर इंक्रीज होते थे ना, तो वो कहां लिखते थे मालूम है क्या? लेफ्ट साइड में। सब लोग साथ में रहना। ल्यूका डी बार्गो पैसियोली जो कि फादर ऑफ अकाउंट्स थे, जब भी कोई एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस या डेटर्स, इस कैटेगरी का कोई अकाउंट अगर इंक्रीज होता तो कहां पे लिखते थे? लेफ्ट में। पर लेफ्ट में क्यों लिखा मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उस समय उनका लेफ्ट में लिखने का मूड हुआ होगा। तो तब से उन्होंने रूल बनाया कि अगर एसेट, एक्सपेंस, डेटर्स, लॉसेस बढ़ रहे तो मैं कहां लिखूंगा? लेफ्ट में। अपोजिट अगर कम होगा तो कहां लिखेंगे? दोनों एक साइड में तो नहीं लिखेंगे ना। सर अगर मैं इस रूल को उल्टा कर दूं तो क्या मेरी अकाउंटिंग का आंसर सही आएगा? बिल्कुल सही आएगा। फिर आपने वही रूल फॉलो करना है। बस इतना है कि पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे, आंसर सही आएगा, बट आपकी प्रोसेस गलत हो गई ना तो उससे नंबर नहीं मिलेंगे। बरोबर है। फादर ऑफ अकाउंट्स ने, पप्पा ने बोला ना कि इधर से लिखने का, तो उन्होंने क्या किया? लेफ्ट में लिखना शुरू किया। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे ना कुछ लोग बोलते कि सर लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, जाना है तो लेफ्ट साइड में, आना है तो राइट में। हर कोई अपने अलग अलग लॉजिक देते हैं। समझ में आया क्या?
अब अगर ये लेफ्ट वाला लॉजिक सही रहता था तो फिर दुबई में यूएस में तो राइट साइड से जाना है और आना लेफ्ट साइड से, वो भी सही है, हम भी सही है। बस एक बार जो रूल फॉलो हो रहा है, जो कस्टम, कन्वेंशन, चाली रीति, रूढ़ी, परंपराएं जो चल रही है, बस वो चल रही है। समझ में आया क्या सभी को? ऐसा कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है कि लेफ्ट में ही क्यों लिखा, राइट में लिखते थे तो हो सकता है कि हम लोग आज सब लोग वैसे ही बोलते थे कि बड़ा तो राइट में, कम हुआ तो लेफ्ट में। उन्होंने उस समय क्या किया, एसेट, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस अगर ये बढ़ते तो कहां लिखते थे? वो लेफ्ट में। और ये कम होते तो कहां लिखते थे? और लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन्स। एसेट अगर बढ़ी तो कहां पे? लेफ्ट में। लाइबिलिटी अगर बढ़ी तो कहां पे? कैपिटल बढ़ा तो कहां पे? क्रेडिटर्स, इनकम, गेन बढ़े तो कहां पे? अपोजिट। कम हुआ तो कहां पे लिखेंगे सब? ये सब कम हो गया, लाइबिलिटी कम हुई, कैपिटल कम हुआ तो लेफ्ट। अरे बाबा सर, ये बढ़ना कम होना क्यों देख रहे हैं? क्योंकि धंधे में बढ़ने और कम होने के अलावा और होता क्या है? आपके पास आज कैश 100 रुपए है, कल 200 रहेगी, क्या हो गई? बढ़ गई। शाम में 50 हो जाएगी, क्या हो गई? कम हो गई। परसों 10 करोड़ आ जाएंगे, क्या हो गए? बढ़ गए। बढ़ने कम होने के अलावा तीसरा कुछ होता है क्या? या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। कोई भी अकाउंट लो, आपके पास आज कार है 10 लाख रुपए की, कल चल के आपने 50 लाख की कार ली, बोलो कार नाम की एसेट कितनी हो गई? 50 लाख। कार बेच दी, कितनी हो गई? 0। कार कितनी बची अब? 0। फिर कार खरीद ली 10 लाख की, कितने की कार हो गई? 10 लाख। तो प्लस माइनस के अलावा कोई तीसरी चीज है क्या अकाउंटिंग में? या तो कोई एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस बिजनेस में प्लस होगा या तो माइनस होगा। तुम बताओ ना, इसके अलावा और कुछ है क्या? या तो लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ये इसके अलावा और कुछ है क्या? तो ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब क्या करते थे? ऐसे कुछ लिखते थे। तो एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये कैटेगरी के अकाउंट अगर बढ़ रहे तो कहां लिखते थे? लेफ्ट में। अपोजिट बोलने का काम नहीं। और लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, ये टाइप के अकाउंट बढ़े तो कहां लिखते थे? राइट में। अपोजिट बोलने का काम नहीं। और लैटिन टर्म में लेफ्ट मतलब क्या होता है? डिबायर, विच मीन्स टू लेफ्ट। लैटिन टर्म में लेफ्ट का मतलब क्या होता है? डिबायर, विच मीन्स टू लेफ्ट। वहां से शॉर्ट फॉर्म आया डेबिट। और ये सारे लेफ्ट साइड के रिकॉर्ड है। लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड किया ना, ये लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड किया, तो ये सब कौन से रिकॉर्ड हो गए? डेबिट रिकॉर्ड्स। ये सब क्या हो गए? डेबिट रिकॉर्ड्स। ये कहां पे रिकॉर्ड किया सब? राइट साइड में। राइट साइड लैटिन टर्म क्रेडायर, विच मीन्स टू राइट। और ये राइट साइड के सारे रिकॉर्ड को क्या बोल देंगे फिर? क्रेडिट रिकॉर्ड्स। क्रेडिट रिकॉर्ड का शॉर्ट फॉर्म CR, डेबिट रिकॉर्ड DR। तो CR क्रेडिट, DR डेबिट। अब डेबिट रिकॉर्ड्स होता है, DR यानी डेबिट रिकॉर्ड्स, CR यानी क्रेडिट रिकॉर्ड्स। अब हम लोग शॉर्टकट में डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, बट एक्चुअल में DR CR क्या है? डेबिट साइड वाले रिकॉर्ड और CR मतलब क्रेडिट साइड वाले रिकॉर्ड। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। तो अब देखो, ये जितना भी मैंने डिस्कशन किया यहां से लेके ये यहां तक, इस डिस्कशन को मैं 5 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो आपने याद रखना है। अब देखो जरा ध्यान देना, ये जितने भी एसेट कैटेगरी के अकाउंट है, सब लोग ध्यान देना बेटा। ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये 5 कैटेगरी के जो अकाउंट्स है, इनका हमेशा के लिए ये 5 कैटेगरी के अकाउंट्स बढ़ते तो कहां लिखते थे? वो डेबिट साइड में ना। इन 5 कैटेगरी के अकाउंट्स का इसीलिए मैंने क्या बोल दिया? इनका हर बार डेबिट बैलेंस रहेगा। वन मोर टाइम। तो एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, इनका हर बार कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। अरे बाबा, जैसे मैथ्स में प्लस बैलेंस माइनस बैलेंस होता है ना, वैसे अकाउंट्स में इनका डेबिट बैलेंस रहेगा।
मैथ्स में जैसे प्लस माइनस होता है, अकाउंट में क्या है, डेबिट क्रेडिट। तो ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूं, अब ये याद रखना है, पिछले 10 मिनट का डिस्कशन याद नहीं रहा तो चलेगा, छोड़ देना, ये याद रखो। क्या बोला मैंने, एसेट। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आपने आज तक 11th 12th में जो कुछ देखा होगा, जो आधा अधूरा आपको याद है, उसको थोड़े समय के लिए साइड में रखना। सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन, सब भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना। जो मैं एक सिंपल सा एक ही रूल बता रहा हूं, इसी रूल से आपकी एंट्री होगी, इसी रूल से आपकी पोस्टिंग बैलेंसिंग हो जाएगी, इसी रूल से आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, इसी रूल से आप फाइनल अकाउंट बना लोगे, सब एक ही रूल से हो जाएगा, बरोबर है। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, एसेट, मेरे साथ साथ बोलो, सब एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से मैं चीज बता रहा हूं। 1 + 2 = 3, इसमें 2.99 हो सकता है क्या, नो। 3.01 हो सकता है क्या, नो। इतना सिंपल है। हाँ, मेरे साथ साथ सब लोग बोलो, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनका हर बार कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। वन मोर टाइम, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। वेट, मैंने ये नहीं बोला कि हर बार डेबिट होने वाले, मैंने क्या बोला, इनका डेबिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो कहां लिखना है, तो यही लिख दूंगे यहां पे, जो पैसियोली साहब ने बोला, ये टाइप के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब अगर ये बढ़ते हैं तो क्या करना है, डेबिट करना है। बढ़ते हैं तो क्या करना है, इनको डेबिट करना है। अपोजिट, कम हुआ तो क्या करना है, हो गई, अकाउंटिंग की दुनिया ही खत्म हो गई, इसमें पूरा अकाउंटिंग का ब्रह्मांड खत्म हो गया। बस यही था, बस अब इसी को हम लोग यूज करेंगे। आपने एक 5,000 रुपए का गिटार खरीदा, उस 5,000 के गिटार से आपने 5,000 करोड़ कमा लिए। आपने दूसरा गिटार भी नहीं खरीदा, तो कैसे कमाए, अरे उसी गिटार को अलग अलग तरीके से यूज किया, स्टेज शो में परफॉर्म किया, कभी ऐसे बजाया, कभी ऐसे बजाया, कभी ऐसे बजाया, कभी ऐसे, कैसे भी बजाओ, गिटार एक ही है ना, बस उसे बजाने का तरीका अलग अलग है। हम लोगों का रूल एक ही है, बस इसी को हम लोग यूज करेंगे। चाहे शेयर कैपिटल टॉपिक हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे कंसोलिडेशन हो, चाहे 11th 12th की अकाउंटिंग हो, चाहे सीए, सीएस, सीएम में, बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी, एमफिल, कहीं का भी अकाउंटिंग हो, कोई भी लेवल, समझ में आया क्या, रूल यही यूज करना है। ये बात समझ में आ रही है, सब लोग प्लीज ध्यान देना। मैंने जो रूल बताया मैं एक बार फिर से बताता हूं, एसेट्स, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये पांचों कैटेगरी का कौन सा बैलेंस है बताओ, डेबिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हुआ तो क्रेडिट करो। सर ये बढ़ना कम होना कहां से समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन पढ़ो, मातृभाषा में कन्वर्ट करो और चेक करो कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। जैसे मैंने कार खरीदी, कार मैंने परचेस किया, तो मेरे पास कार जो एसेट अकाउंट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, वेरी गुड, इंक्रीज। मैंने कार परचेस किया तो कार मेरे पास आई या गई, आई, तो कार इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज। कार खरीदने के लिए मैंने कैश पे किया तो मेरे पास कैश नाम का जो असेट अकाउंट है वो बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। कॉमन सेंस, कैश पे किया तो कैश कम हो गया। सैलरी की वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं, तो जब भी मैं बोलूंगा कि मुझे सैलरी देना है 10,000 की, मुझे सैलरी और देना है 5,000 का, मुझे सैलरी और देना है 3,000 का, तो सैलरी मेरे खर्चे को बढ़ा रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। कैशियर कैश लेके भाग गया, लॉसेस बढ़ गया, उसने कैश वापस लेके आ गई, लॉस कम हो गए। उसके मन में देवी आई, बोली ये इसकी कैश वापस दे के नहीं तो तेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा। कैशियर वापस आ गया, लो साहब मैं चोरी किया था, आपका कैश वापस ला करके दे दिया। तो बोलो लॉस बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया। वापस भाग गया लेके, लॉस बढ़ गया, वापस लेके आ गया, लॉस कम हो गया। अरे बढ़ना है कम होने के अलावा और कुछ है क्या, ये बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से बोलो बेटा, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनका हर बार कौन सा बैलेंस रहेगा? अगर ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो।
बढ़ना है कम होना कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। उसके बाद लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, इनका कौन सा बैलेंस? ऊपर में सबका था डेबिट बैलेंस, इनका कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। रूल बता दो, अगर ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो डेबिट। सर ये एक बार रूल बता दो। अरे तो मैथ्स का रूल है ना आपका बचपन का, देखो तो जरा, मैं लिख रहा हूं, आप बताना है सही है कि गलत है। +3 को +5 पे लेके जाना है, तो बताओ 2 को आप क्या करोगे? प्लस। सेम ही तो लिखा मैंने, डेबिट को और बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट। प्लस को और बढ़ाना है तो क्या करेंगे? प्लस। क्रेडिट को और बढ़ाना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। सही है क्या? मैथ्स का तो लॉजिक है। +3 को +1 पे लाना है तो 2 को क्या करेंगे? माइनस। यानी प्लस नंबर को कम करना है तो क्या करेंगे? माइनस। सेम, डेबिट को अगर कम करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट को अगर कम करना है तो क्या करेंगे? सिंपल लॉजिक है कि नहीं? कुछ बात थी इसमें, एक बार फिर से। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, बस इतना भी बोल दिया तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट खत्म हो गया। बस यही चीज हम लोग सैकड़ों बार यूज करेंगे। वन मोर टाइम, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। एक बार फिर से, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो उन्हें क्या करना है? डेबिट। आपका सवाल, सर कौन से है वो डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट? ये एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इन सब का हमेशा 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 के लिए कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। वेट, मैंने ये नहीं बोला कि हर बार डेबिट होने वाले, मैंने क्या बोला? इनका डेबिट बैलेंस है। और ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट अगर कम होते हैं तो, और ये बढ़ना या कम होना समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। उसके बाद लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, इनका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। सर क्यों है क्रेडिट बैलेंस इनका? मुझे क्या बता, वो ल्यूका डी बार्गो पैसियोली इन सबको राइट साइड में लिखता था, इन सबको कहां लिखता था? लेफ्ट में लिखता था। देखो ना, ऐसे ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस बढ़ते तो लेफ्ट में लिखता था, तो मैंने क्या लिख दिया है? सब डेबिट रिकॉर्ड्स वाले अकाउंट है, मतलब इनका डेबिट बैलेंस है, मतलब ये लेफ्ट साइड वाले अकाउंट है। ये बढ़ते हैं तो लेफ्ट में लिखो, कम होते हैं तो राइट में लिखो। कुछ बात समझ में आई क्या? वन मोर टाइम, एक बार फिर से। सो एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इन सब का हमेशा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करो। पढ़ना का मतलब समझ में आएगा? ट्रांजैक्शंस। एंड आगे, एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट डेटर्स के अपोजिट, एक्सपेंस के अपोजिट, लॉसेस के अपोजिट। वन मोर टाइम, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, इन सब का कौन सा बैलेंस है? ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो और कम हुए तो डेबिट करो। मेरे साथ साथ बोलो, एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। एसेट, ड्राइंग, हाँ बेटा ये ड्राइंग्स भी आएगा, ये यहाँ पे ना एक बच्चे ने लिखा सर ये ड्राइंग भी आएगा क्या? हाँ बेटा ड्राइंग्स भी आएगा, ठीक है। एसेट, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इन सभी का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। वन मोर टाइम, ऑल एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस are always having debit balance. If these accounts further increase will be debited, if these accounts decrease will be credited. एक बार फिर से बोलूं, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स का हर बार डेबिट बैलेंस रहेगा। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। इसके अपोजिट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, इनका कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। 20-25 बार हो गया बोल के, अब आप बोल पाओगे पक्का? कौन बच्चा ट्राई करेगा खुद से? सू मोटो, हाथ खड़े करो। हाँ बोल बेटा। हम्म हम्म
वेरी गुड. इनकम गेन कम हुआ तो डेबिट करेंगे. आप बोलो बेटा. इनका क्रेडिट बैलेंस है. फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, इफ डिक्रीज विल बी डेबिटेड. हाँ बोलो. बोलो. वापस याद करो, तब तक मैं वापस पूछूंगा आपको. हाँ बोलो. याद करो, पूछूंगा वापस. हाँ नहीं, वापस ट्राई करो. बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, डेटर नहीं. हाँ आप बोलो. एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस. हाँ बढ़ेंगे तो, और कम हुआ तो डेबिट होगा. पीछे. यस. बालकनी. हाँ आप बोलो. हाँ कम हुआ तो वेरी गुड. हाँ अति बहुत बढ़िया. और पीछे. हाँ बेटा आप बताओ. हाँ ये दीवार के पास. नहीं, इनका डेबिट बैलेंस है. इंक्रीज विल बी डेबिटेड. वेरी गुड. नहीं, वापस ट्राई करो. हाँ बोल. ये 3 बच्चों को वापस पूछने वालों. हाँ बोल बेटा. हो गया. हाँ बोल. बरोबर. 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 हाँ क्रेडिटर्स कम हुआ तो डेबिट. बहुत बढ़िया. हाँ एक बार जल्दी बोल दे. हाँ बरोबर. हाँ लाइबिलिटी कैलकुलेटर इनकम गेन्स कम हुआ तो डेबिट. एक बार सब लोग एक साथ बोलो तो बेटा. ऑल एसेट्स ड्राइंग डेटर्स expense and losses are always having debit balance. If these accounts further increase will be debited, if decrease will be credited. And all liabilities, capital, creditors, incomes and gains are always having credit balance. If these accounts increase will be, if decrease will be. Thank you so much guys, love you all. Bye.